मैं जहांगीर आलम सरफेस केमिस्ट्री के इस हिस्से में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। ये सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा हिस्सा है। पहले वाले हिस्से में हम लोग अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग समझ चुके हैं। एक बार एग्जाम्पल देके फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अधिशोषण और अवशोषण में बेसिकली अंतर क्या है दोस्तों। तो अधिशोषण हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे, चर्चा हुई थी कि किसी भी पदार्थ के बाहरी सतह पर द्रव या गैस के कणों का एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। और बाहरी सतह से होते हुए अगर भीतरी आंतरिक सतह पर चला जाए, गर्त में चला जाए, तो उस घटना को अवशोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल पे दोनों को समझते हैं। ये आपके सामने स्केच दिखलाई दे रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। मानिए कि ये क्या है, चौक है। चौक आप समझते हैं उजले कलर का होता है, तो समझिए कि ये चौक है। चौक उजले कलर का होता है, इसको हम लोग इंक में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं दोस्तों? इंक में। तो आप समझते हैं इंक, ये वाला इंक जो है, स्याही में दो हिस्से होते हैं। एक तो कलर होता है, रंग, और इसमें पानी भी होता है। लेकिन आप जो चौक ये लिए हैं, उजले कलर का चौक है, इसको अगर आप इसमें डुबाते हैं तो जो चौक है पहले तो क्या हुआ है, ये सूखा है, ड्राई है। ठीक है, इसमें कोई पानी की मात्रा नहीं है दोस्तों। और जैसे इसे हम इंक में डालते हैं और इंक में डालने के बाद निकालते हैं, तो ये जो चौक है, चौक को अगर बढ़िया से हम देखते हैं तो चौक क्या है, चौक अब ब्लू हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? नीली कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? नीली। और एक चेंजिंग मिलता है, गीली भी हो जाती है। क्या हो जाती है? गीली, यानी कि भीग भी जाती है। नीली गीली दोनों हो जाती है ये चौक। इस चौक को अगर तोड़ के देखा जाए, दो हिस्से में बांट के अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो दो हिस्से में अगर हम बांट दें तो ये जो हिस्सा है, यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को देखते हैं तो उस पर रंग नहीं लगा रहता है, वह वाइट का वाइट रहता है। क्या होता है दोस्तों? वह वाइट का वाइट रहता है। केवल चौक का जो ये वाला हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, उसी पे रंग रहता है। यानी कि रंग जो है आपके चौक के बाहरी सतह पर स्थित रहते हैं। तो बाहरी सतह पर स्थित रहे उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। चौक को तोड़ के देखते हैं तो हम देखते क्या है दोस्तों? तो भीतरी सतह जो है, ये वाला हिस्सा जो है, वह हिस्सा उसकी ब्लू नहीं है, यानी कि नीली नहीं है, लेकिन गीली है, यानी कि भींगा हुआ है। यानी कि पहले वह हिस्सा जो था सूखा था, ड्राई था, और जब हम उसको इंक में डाल दिए तो जो अंदर वाला हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा, वह गीली हो गई। इसका मतलब कि पानी जो है, पानी का जो अंश है, उसके बाहरी सतह से होते हुए अंदर चला जाता है। तो जो बाहरी सतह से होते हुए अंदर चला जाए, इसी घटना को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। तो अवशोषण और अधिशोषण और अवशोषण में अगर अंतर हम देखते हैं तो दोस्तों, अधिशोषण और अवशोषण, तो अधिशोषण जो है, अधिशोषण बाहरी सतह पर होती है। ठीक, अधिशोषण बाहरी सतह पर होती है। क्या चौक के बाहर रंग लगा हुआ था, तो अधिशोषण क्या होती है? बाहरी सतह पर होती है। जबकि अवशोषण की घटना आंतरिक सतह पर होती है। क्या होती है दोस्तों? आंतरिक सतह पर। एक अंतर हम समझ चुके हैं कि अधिशोषण जो है दोस्तों बाहरी सतह पर होती है और अवशोषण उसके आंतरिक सतह पर। यानी चौक का अंदर वाला हिस्सा पहले ड्राई था, सूखा था, और जब हम इंक में डाल दिए तो उसका अंदर का हिस्सा गीली हो गई। इसका मतलब कि बाहरी सतह से होते हुए पानी जो है, वाटर जो है, अंदर चला गया, यानी कि आंतरिक सतह पर। तो वह जो घटना है अवशोषण कहलाती है।
तो अधिशोषण बाहरी सतह पर होने वाली घटना, अवशोषण भीतरी सतह पर होने वाली घटना है। तो देखिए, जो घटना बाहरी सतह पर होती है, जो घटना बाहरी सतह पर होती है उसे सतही प्रक्रिया कहते हैं। तो अधिशोषण जो है, अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? सतही प्रक्रिया है। मतलब क्या? बाहरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया। जबकि अवशोषण दोस्तों भीतरी सतह, आंतरिक सतह पर होती है, यानी कि वल्की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? वल्की प्रक्रिया है। हम समझे, अधिशोषण बाहरी सतह पर होती है, जबकि अवशोषण आंतरिक सतह पर होती है। अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है दोस्तों, जबकि अवशोषण वल्की प्रक्रिया, अंदर होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी है, वैन है, कार है, मान के चलते हैं। अगर कार को हम, ठीक है दोस्तों, कार को अगर बाहर पार्किंग में लगा दिया जाए और छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि धूल कण कुछ समय बाद धूल कण उस पर आके सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि धूल कण सतह पर एकत्रित होते हैं, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, कम लगता है। यानी कि धूल कणों का आपके कार के सतह पर आकर एकत्रित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि अधिशोषण के सामने स्थापित होने में, यानी उसके ऊपर कोई अन्य पदार्थ आके चिपक रहा है, उसमें समय नहीं लगता है। ठीक है ना? तो अधिशोषण में साम्य जो है, साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यानी कि बहुत जल्दी स्थापित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके कार पे, या आप बुक रख देते हैं कहीं, तो बहुत जल्दी जो है बुक पे धूल कण आके क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगता है। क्या? अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगता है। क्यों लगता है दोस्तों? इसलिए लगता है कि अगर मान के चलिए मिट्टी पे आप अगर पानी डाल रहे हैं, तो पानी का जो अंश है वह ऊपर बाहरी सतह पर आएगा। तो पहले बाहरी सतह पर आया, यानी कि पहले क्या हुआ दोस्तों? अधिशोषण हो गया। उसके बाद बाहरी सतह से होते हुए अंदर जाएगा, तब ना अवशोषण होगा। तो जाहिर सी बात है कि अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगेगा। तो अधिशोषण में साम्य शीघ्रता से स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि इसको सतह पर होना था, और अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि सतह पर होते हुए उसको अंदर जाना है, तो सतह से अंदर जाने में तो समय लगेगा ही। तो अवशोषण में साम्य स्थापित होने में दोस्तों समय लगता है। तो तीसरा पॉइंट लेंगे, अधिशोषण में साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, लेकिन अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगता है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए आगे, अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण का दोनों का जो समतापी वक्र है, ये ग्राफ है एक समतापी वक्र, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अधिशोषण का समतापी वक्र भी हम आगे चर्चा करेंगे, और शोषण का भी समतापी वक्र चर्चा करेंगे। दोनों का समतापी वक्र निकालते हैं, तो दोनों का समतापी वक्र क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है, भिन्न होता है। तो याद इसको करना है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों का समतापी वक्र क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों का समतापी वक्र भिन्न होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। दोनों का वक्र पढ़ेंगे, अधिशोषण का और अवशोषण का समतापी वक्र। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर हुआ बच्चों? तो अधिशोषण बाहरी सतह पर होती है, जबकि अवशोषण आंतरिक सतह पर होती है।
अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि बाहरी सतह पर होती है, सतही प्रक्रिया है, जबकि अवशोषण दोस्तों एक वल्की प्रक्रिया, अंदर होने वाली। अधिशोषण में साम्य स्थापित होने में क्या होता है, समय कम लगता है, शीघ्रता से स्थापित हो जाता है। अधिशोषण में साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण में साम्य स्थापित होने में समय लगता है। क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि अधिशोषण तो बाहरी सतह पर होता है, फिर अवशोषण भीतरी सतह पर होता है, तो बाहरी सतह से होते हुए अंदर जाना है, तो अधिशोषण की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगेगा ही। ठीक, अधिशोषण और अवशोषण दोनों के समतापी वक्र भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के समतापी वक्र भिन्न होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण का वर्गीकरण। तो अधिशोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण यानी क्या दोस्तों? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन पढ़ते हैं हम लोग इसको। सेकेंड है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। क्या दोस्तों? केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। अब आइए हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अधिशोषण क्या दोस्तों? तो अधिशोषण जो होता है उसमें कोई पदार्थ होते हैं और उस पदार्थ पे द्रव या गैस के, अन्य जो द्रव या गैस के जो कण हैं, मॉलिक्यूल हैं, वह क्या होते हैं, उसके सतह पर आकर एकत्रित होते हैं। इसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिशोषण। तो इस हिस्से को हम जानते हैं क्या कहते हैं? जो गैस या द्रव के कण किसी पदार्थ यानी कि किसी पदार्थ के सतह पर आकर एकत्रित होते हैं, उसको हम लोग दोस्तों अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोष्य। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और जिस सतह पर एकत्रित होते हैं उसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, अधिशोषक कहते हैं। तो देखिए, अधिशोष्य और अधिशोषक, यानी कहने का मतलब कि ये जो स्केच है, इस स्केच पे धूल कण आकर अगर एकत्रित होते हैं तो धूल कण, जिसको हम लोग अधिशोष्य कहेंगे, और जिसके सतह पर यानी कि ये स्केच जो है जिसको हम लोग अधिशोषक कहेंगे बच्चों, तो धूल कण को और धूल कण यानी कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में एक एट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसी आधार पर, इन दोनों के एट्रैक्शन के आधार पर, इन दोनों के बीच लगे बल के आधार पर, बंधन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। यदि एट्रैक्शन वीक हो, यानी कि अगर अधिशोष्य यानी कि इस स्केच पे जो धूल कण आकर एकत्रित हो रहे हैं, तो इस धूल कण को चाहे हम तो इस तरह हटा सकते हैं। कारण क्या? तो इन दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन है वह कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इस कमज़ोर एट्रैक्शन को, यानी कि अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से, अगर अधिशोष्य क्या, ये जो सतह है इसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो बल हो, दुर्बल वांडरवाल बल हो, यानी वीक एट्रैक्शन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों भौतिक अधिशोषण। क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? तो भौतिक अधिशोषण हम लोग अधिशोष्य और अधिशोषक अगर एक दूसरे से क्या हो, किसके बल द्वारा जुड़े हो, तो दुर्बल वांडर वाल बल, यानी इन दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वह एट्रैक्शन जो हो दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल हो, यानी कि दुर्बल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी कि अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा अगर जुड़े हों तो वह भी अधिशोषण है। उस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों जो हैं एक दूसरे से, इन दोनों के मध्य, किन के मध्य? अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य अगर
वांडर वाल आकर्षण बल ना हो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स हो। स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि केमिकल बॉन्ड हो। देखिए रासायनिक बंधन हो। क्या हो? रासायनिक बंधन हो, केमिकल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्या हो? रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हो। ये बल जो होता है बहुत दुर्बल होता है। ये बल जो होता है बहुत दुर्बल होता है, ठीक है। और ये जो रासायनिक बंधन होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो अगर रासायनिक बंधन द्वारा अधिशोष्य और अधिशोषक जुड़ते हैं तो वैसे एडजॉर्प्शन क्या कहलाते हैं? रासायनिक अधिशोषण। कहने का तात्पर्य है अगर किसी भी पदार्थ पर अन्य पदार्थ आके एकत्रित होता है और अन्य पदार्थ से उस पदार्थ का जो अट्रैक्शन है, उनके बीच का जो आकर्षण बल हो, दुर्बल आकर्षण बल हो, दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा अगर जुड़ते हैं आके, तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण। और अगर केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक, वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अधिशोषण। इसका एक एग्जाम्पल जो है, हम लोग केमिस्ट्री में उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है गर्म निकेल पर H2 गैस का अधिशोषण। इस प्रकार का जो अधिशोषण है किस प्रकार का? गर्म निकेल है, मान लीजिए ये आपका निकेल है और इस पे हाइड्रोजन जो है आके एकत्रित हो रहा है। ठीक है, आके एकत्रित हो रहा है, हाइड्रोजन इस पे है, तो इनके बीच में क्या है? दुर्बल फोर्स है। ये आपका निकेल है और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब जाहिर सी बात है गर्म होगा तो ये हाइड्रोजन जो है इस निकेल पे रहेंगे या उड़ जाएंगे। तो क्या हम देखेंगे अगर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। इसको छोड़ के क्या करता है? निकल जाता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि निकेल जो है, निकेल के साथ ये हाइड्रोजन का जो लिंकेज है, जो बॉन्ड बन रहा है, वह काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी जो है वीक है। इस कारण निकेल से हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता और क्या होता है? हाइड्रोजन हट जाता है। तो ये जो है कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है निकेल के ऊपर से, फिर निकेल से हाइड्रोजन जो है अपना बंधन तोड़ देते हैं और हाइड्रोजन क्या है? फिर निकल जाता है। तो गर्म निकेल पर हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण है, ये इसके बीच में यानी निकेल और हाइड्रोजन के बीच में दुर्बल वांडर वाल बल लग रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण कहेंगे। एक एग्जाम्पल और हो सकता है गर्म निकेल पर C2H4 क्या है दोस्तों? तो C2H4 को हम लोग कहते हैं इथिन। क्या कहते हैं? इथिन। इथिन का अधिशोषण। तो इसमें भी वही होता है कि निकेल पर C2H4 जो है, इथिन जो है वह रुक नहीं पाता है। कारण क्या? तो निकेल जो है और C2H4 जो है, इनके बीच में जो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वह काफ़ी दुर्बल वांडर वाल यानी काफ़ी दुर्बल होता है, जिस कारण निकेल से C2H4 का जो बॉन्ड है वह क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार के जो अधिशोषण है, यानी निकेल पर C2H4 का जो अधिशोषण है वह दुर्बल होता है। इस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब आइए रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण का मतलब क्या दोस्तों? तो रासायनिक अधिशोषण का मतलब कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं गर्म निकेल पर H2 तथा C2H4 का अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गर्म निकेल पर H2 और C2H4 का अधिशोषण जब होता है तो होता है क्या है? तो मान लीजिए कि ये आपका निकेल है, ठीक है, इस पर अधिशोषण हो रहा है किसका? H2 और C2H4 का, इसका अधिशोषण हो रहा है। तो हम लोग बना के देखते हैं
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दे देते हैं, ये है C2H और ये बॉन्ड है, और इसके साथ और क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण क्या होता है, ये जो C2H4 है ये एक दूसरे के हाइड्रोजन से क्या होता है, निकट होते जाता है, और निकट होते होते क्या होता है, ये H है और ये H है और नीचे एक H है, C यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, यहाँ और एक नीचे H है, यानी कि सिकुड़ता जलता है। यानी कि रासायनिक बंधन जो है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होते हैं, और मजबूत होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रासायनिक बंधन क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। सिंपल सी बात है, समझिए। आपको अगर देखिए, आप अगर टेबल पे बैठे हैं तो आप क्या हैं, आप अधिशोषक हैं, और टेबल क्या है, टेबल का जो सतह है वो अधिशोषक है। ये आप हैं और ये टेबल है। तो आप टेबल पे बैठे हैं और कोई नीचे से क्या करे कि आग लगा दे, तो आप क्या उस पर बैठे रहिएगा, नहीं बैठे रहिएगा, क्या कीजिएगा, टेबल को छोड़ के भाग जाइएगा। यानी कि ये जो बंधन है वो क्या होगा, टूट जाएगा। कारण क्या, तो इनके बीच में जो बंधन है वो क्या है, दुर्बल है। तो ऐसे अधिशोषण क्या कहलाते हैं, ऐसे अधिशोषण कहलाते हैं भौतिक अधिशोषण। लेकिन रासायनिक बंधन में इसके अपोजिट होता है। अरे इसके पहले वाले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने चर्चा की है कि रासायनिक बंधन रासायनिक वेग, अभिक्रिया का वेग पर चर्चा किए थे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाते तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ जाता है यानी कि मतलब कि बंधन जो है वो क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो जब आप इसको गर्म कीजिएगा, गर्म निकेल पे हाइड्रोजन को गैस कीजिएगा, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का लिंकेज जो निकेल से है वह दुर्बल होने के कारण हाइड्रोजन का निकेल से बंधन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में बल जो है ये क्या है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल है, ठीक। तो ऐसे अधिशोषण क्या कहलाते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाते हैं दोस्तों। रासायनिक अधिशोषण, तो देखिए निकेल जो है, निकेल C2H4 के साथ भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिस कारण क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो है और ये जो है एक दूसरे के और नज़दीक आते जाता है, और नज़दीक आने के कारण CH3 देखिएगा दोस्तों, CH3 और CH3 बना लेता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ईथेन बना लेता है। क्यों, क्योंकि गर्म करने पर रासायनिक बंधन जो है और मजबूत होता जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भौतिक अधिशोषण क्या है। तो भौतिक अधिशोषण वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है। अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे में गर्म निकेल पर H2 गैस का अधिशोषण, गर्म निकेल पर C2H4 यानी इथिन का अधिशोषण। एग्जाम्पल में रासायनिक अधिशोषण वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच क्या होता है, रासायनिक बंधन होता है, उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल में गर्म निकेल पर H2 तथा C2H4, H2 तथा C2H4 का क्या है, C2H4 मतलब इथिन दोस्तों, इसका अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आप लोगों से एक अपील और है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के लिए, अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद। Peace.